दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेके आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। दर्शकों कार्यक्रम में आज आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है गुदा द्वार संबंधित कुछ खास परेशानियों के बारे में। आज के इस आपाधापी भरे दौर में हम बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन गुदा द्वार संबंधी बीमारियों का चलन बहुत बढ़ गया है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वो जीवन शैली पर आधारित है। आखिर ये बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही है, क्या बदलाव आया? अगर हम निदान की बात करें, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, पिलोनाइडल साइनस ये एक आम समस्या बनकर सामने उभर के आई हैं। इसलिए आज हमने इस विषय का चयन किया है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक वरिष्ठ लेप्रोस्कोपी को लेज़र सर्जन डॉक्टर राजीव शारदा सर हमारे साथ स्टूडियो में ऑलरेडी मौजूद हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वप्निल जी। और दूरदर्शन के सभी मित्रों का मेरा बार बार अभिनंदन जो इस कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य को देख रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि गुदा द्वार से संबंधित जो बिनाइन पैथोलॉजी है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करके आपको उसके बारे में हम कुछ बता पाएँ। बिल्कुल। और आप भी डॉक्टर राजीव शारदा सर से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भ्रांति है आप उसे भी क्लियर कर सकते हैं। तो 2 नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पे नोट कर ले जो आपके लगातार टीवी स्क्रीन्स पर भी फ्लैश होंगे। पहला नंबर है जो लैंडलाइन यूज़र्स के लिए वो है 0755 भोपाल का STD कोड लगाएं 2660049। दूसरा फुल टोल फ्री नंबर है 1800233040। ये दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5 बजे तक खुली हुई है और गुदा द्वार संबंधित यानी कि पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, पिलोनाइडल साइनस इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप सीधे डॉक्टर राजीव शारदा सर से पूछ सकते हैं। सर शुरू करते हैं। जी, सर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आज हम देखते हैं कि लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम गुदा द्वार संबंधित परेशानियों की बात करें और शल्य चिकित्सा की जगत की बात करें तो बड़ी आम सी ये बीमारी बन गई, इसका निदान शल्य चिकित्सा से होता है। जी जी जी। तो क्या इसका कारण है? अगर हम भारत की परिवेश की बात करें तो इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? डॉक्टर स्वप्निल, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत जायज़ है कि हम लोगों की OPD में जो गुदा द्वार से संबंधित बीमारियां हैं जिसको कि प्रायः एनल फिशर, फिशुला, पाइल्स, पाइलोनिडल साइनस और रेक्टल प्रोलैप्स के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसका कारण है हमारी भोजन शैली। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि हमारी भोजन शैली में बदलाव आ गया है। आज की ज़िंदगी आपाधापी की हो गई है, वज़न बढ़ रहा है, अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमारी डाइट्स में फाइबर्स कम होते जा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो रही है और ये सभी सारे कारण इन गुदा रोग से संबंधित जो बीमारियों को जन्म देते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण है और वाकई इस खराब जीवन शैली में गुदा द्वार संबंधित ये 4-5 परेशानियां जिनका डॉक्टर राजीव सर ने नाम लिया है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी क्लिनिक्स पे भी अब बहुत सारे पेशेंट इसके आने लगे। सर, इसमें जो एक अहम बीमारी है जिसका नाम हम सभी लोग परिचित भी हैं वो है फिशर। जी। तो ये फिशर क्या होता है और क्या इसके ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें फिशर हुआ है, हमें गुदा द्वार संबंधित और जो बाकी बीमारियों के आपने नाम लिए वो नहीं हुए? तो किस प्रकार से ये भिन्न होती है और इसका क्या कारण है? डॉक्टर स्वप्निल, यदि बात की जाए फिशर को अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में फिशर इन एनो कहते हैं और हिंदी में इसे नासूर कहते हैं। एक्चुअली इसका होने का कारण यूजुअली कॉन्स्टिपेशन होता है। जब हमारे शरीर में अपच होता है, मोशन हमारा अच्छे से हो नहीं पाता, तो जो एनल कैनाल यानी गुदा द्वार के पीछे की जगह नीचे की तरफ जो होता है हमारे पास में एक अल्सर, एक घाव हो जाता है। मैं चाहूँगा कि यदि हमारा कैमरा यदि यहाँ फोकस हो पाए तो आप देखेंगे कि इस जगह पे एक घाव हो गया है और जब मरीज मोशन के लिए टॉयलेट में बैठता है तो यहाँ से उसको जो होती है काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ा होती है, काफ़ी दर्द होता है और कई बार जो होता है थोड़ा सा रक्तस्राव भी होता है, कुछ मात्रा में खून भी निकल जाता है। लेकिन एनल फिशर का जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है पेनफुल डिफिकेशन। इसका मतलब हुआ कि मोशन करते वक्त काफ़ी ज़ोर से दर्द होना। बिल्कुल, हम आपके स्वास्थ्य की टेक्निकल टीम से बोलेंगे फिशर का एक अगर वो इमेज बता पाएँ जिससे हमारे दर्शक उसको आसानी से समझ पाएँ। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि एक कट लग जाता है गुदा द्वार पे, तो कब्जियत या फिर कड़क मोशन हम जाते हैं वो तो एक आम कारण होता है। जैसे सर इमेज में हम लोग देख रहे हैं तो कई बार अक्सर होता है कि गर्भवती महिलाएं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उसका डिलीवरी होती है, उसके बाद भी वो इस तरह की बीमारियां लेके आती हैं। तो क्या एक प्रेशर जो लगाते हैं उससे इसका फर्क
सीधे उसी से संबंध होता है? ये कहना सही है कि ये एनल फिशर की बीमारी जो होती है कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है, क्योंकि इस समय जो महिला गर्भवती है तो उसके पेट में वैसे ही फीटस के कारण काफ़ी प्रेशर है, तो फीटर पे प्रेशर होने के कारण एनल कैनाल पे भी प्रेशर रहता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन यदि प्रेग्नेंट लेडी में यह फिशर की प्रॉब्लम है तो हम लोगों का ये कहना रहता है कि अभी हमें इसको कंजर्वेटिव अर्थात दवाई गोलियों से उसका उपचार करना है, और जैसे ही प्रेगनेंसी पार्ट कंप्लीट हो जाता है यानी कि फीटस बाहर आ जाता है तो यूजुअली ये समस्या अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जी सर, क्या एक प्रारंभिक लक्षण होते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि फिशर बहुत पेनफुल होता है, जितना पाइल्स नहीं होता, तो कब तक पेन रहता है और क्या इसमें भी ब्लीडिंग होती है, और किस प्रकार से आप अगर दवा की बात करें तो क्या दवाई गोलियां शुरुआती असर में काम करती हैं कि सिर्फ ऑपरेशन शल्य चिकित्सा इसका आखिरी निदान है? नहीं, ये कहना गलत है कि हर एनल फिशर को हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। यूजुअली 70 to 80% केसेस में हम इसका निदान मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइट कंट्रोल का जैसा मेरा कहना है कि यदि हम अपने भोजन में फाइबर कंटेनिंग डाइट जैसे ककड़ी, टमाटर, सलाद का उपयोग ज़्यादा ले तो क्योंकि हमारे को फाइबर्स मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं। फिशर के सिम्टम्स को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब ओपीडी में हमारे पास में पेशेंट आता है तो उनका कहना होता है कि डॉक्टर साहब हमको पाइल्स हो गया। वह गुदा द्वार से संबंधित कोई भी बीमारी को ये समझते हैं कि पाइल्स हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। ये 4 प्रकार की बीमारियों को तो हमें अच्छे से समझना चाहिए कि फिशर क्या है, फिशुला क्या है, पाइल्स क्या है, पिलोनिडल साइनस क्या है और रेक्टल प्रोलैप्स क्या है। तो एनल फिशर का जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है कि काफ़ी तेज़ दर्द होना, स्पेशली लेटरिंग करने के पश्चात, और यह दर्द यूजुअली 1 से 1.5 घंटे तक बना रहता है और कई बार इसमें 2 से 4 बूंदें खून की भी आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल। ब्लडिंग अगर हो रही है, आपको कहीं आपको लग रहा है कि बल के साथ ब्लड आ रहा है, तो हो सकता है कि वो पाइल्स ना हो जिसे आप समझ रहे हैं, और आप मेडिकल स्टोर से सिर्फ पाइल्स के नाम से दवाइयाँ ले रहे हैं, वो फिशर भी हो सकता है। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और जान लें कि आपको ये कौन सी बीमारी है। सर, फिशर की बात यहाँ पे होगी, तो एक पाइल्स जो आपने वर्ड यूज़ किया, हमने देखा अक्सर फिशर पाइल्स दोनों साथ में भी होते हैं, तो पाइल्स क्या होता है और एक आम व्यक्ति से किस प्रकार से समझ सकता है? एक्चुअली यदि डॉक्टर स्वप्निल बात की जाए तो पाइल्स यदि हम बिनाइन प्रोक्टोलॉजी में सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा यदि पेशेंट हैं तो फिशर के बाद में पाइल्स के पेशेंट्स हैं। पाइल्स को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमरॉइड्स भी कहते हैं। सर, ये जो इमेज हमारी दिख रही है उससे अगर आप समझा पाएं। जी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ डॉक्टर स्वप्निल कि ये जैसा आप देख रहे हैं मॉड्यूल में, ये मॉड्यूल में यदि आप देखेंगे कि ये जो गुदा द्वार के अंदर जो खून की नलियों के गुच्छे बन गए हैं, इनको पाइल्स कहते हैं। पाइल्स यानी हेमरॉइड्स, हिंदी में इनको बवासीर भी कहते हैं। यदि हम इसको क्लासीफाई करें तो कि पाइल्स कितने डिग्री के होते हैं, तो 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री के होते हैं। 1st डिग्री का मतलब होता है अंदर होते हैं, 2nd डिग्री का मतलब होता है मोटे तौर पे आप लें कि वो गुदा द्वार तक आते हैं, 3rd डिग्री का मतलब होता है कि वो गुदा द्वार से बाहर आ जाते हैं लेकिन मरीज उसको अपनी उंगलियों का प्रयोग करके अंदर कर लेता है, और ग्रेड 4 का मतलब होता है जो कि अंतिम अवस्था होती है जिसमें कि पूरे पाइल्स निकल के बाहर आ जाते हैं। जैसा कि मैं इस मॉडल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रेड 4 पाइल्स हैं। अंदर की तरफ आप पाइल्स देखेंगे तो ये 1st और 2nd डिग्री के पाइल्स हैं। तो इनका निदान किस ग्रेड के मरीज को पाइल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेडिंग क्या है। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव सर, जैसे अक्सर कई लोग आके एक बड़ा आम सा लक्षण बोलते हैं कि हमारे मसे आ गए हैं। जी। और वो बोलते हैं ये मसे माने पाइल्स है। जी। तो अगर वो मसे उन्हें फील हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो क्या ये 3rd डिग्री पाइल्स कहलाएगा कि ये मसे फिशर के भी हो सकते हैं? क्योंकि ये बड़ा लोग के लिए कॉमनली ये लोग बोलते हैं। ये एक्चुअली मस्से जो होती है, मस्सों का यदि हम देखें तो जरूरी नहीं कि वो पाइल्स भी होते हैं। इनको हम एनल टैक्स भी बोलते हैं, कई बार हाइपरट्रॉफिक पेपिला भी बोलते हैं, या यदि फिशर किसी पेशेंट को क्रॉनिक हो गया है यानी वो 1.5 महीने से ऊपर का हो गया है तो वो सेंटिनल पाइल बन जाता है। सेंटिनल पाइल में भी जो होती है मरीज को इस प्रकार के बाहर स्किन में छल्लेनुमा गुच्छे हो जाते हैं जिनको कि हम सेंटिनल पाइल कहते हैं। तो ये कहना गलत है कि मस्से का मतलब केवल पाइल्स ही होता है। बिल्कुल। और पाइल्स में अगर आपको लग रहा है कि आप जब मल निष्कासित करते हैं या जब आप फ्रेश होने जाते हैं उसके बाद कोई चीज़ बाहर निकल के आई और वो फिर अपने आप अंदर चली गई है, आपको हाथ से अंदर गई है, तो आप ज़रूर एक बार चिकित्सक के संपर्क करें, वो बवासीर का लक्षण हो सकता है। और सागर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं।
विपिन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। विपिन, अपना प्रश्न पूछ लें आप। हाँ जी सर, नमस्कार। जी विपिन, प्रश्न पूछ लें। सर मेरा सवाल ये था कि जिन लोगों को पाइल्स होता है सर, तो दो समस्याएं सर होती हैं। पहला है कि वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते और डॉक्टर ज़्यादातर सजेशन देते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। और सर दूसरा सवाल ये था कि उनको देखा जाता है कि 4-5 साल या 10 साल बाद फिर से हो जाता है सर, तो ये समस्या क्यों होती है? और नहीं विपिन जी, इसका कारण ये जैसा आपने कहा कि पहले पाइल्स हो गए हैं, फिर कुछ उन्होंने उपचार किया और फिर 4-5 साल के बाद में फिर से पाइल्स हो गए हैं, तो ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारे को अपनी भोजन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी दैनिक जो हमारी कार्यशैली है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। पाइल्स रिकर नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि कोई दूसरी जगह पे खून के गुच्छे बदल गए, खून के गुच्छे बन गए हैं, तो उनको बेसिकली मरीज ये समझ लेता है कि फिर से हो गए हैं। यदि इसका प्रॉपर तरीके से उपचार किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए और प्रॉपर फॉलोअप रखा जाए, तो ऐसी कोई समस्या आने की संभावना न के बराबर रहती है। बिल्कुल सर, अगर हम बवासीर की बात करें तो जितने सर्जन्स नहीं है उससे ज़्यादा दूसरे डॉक्टर हमें अलग अलग प्रकार के, जिसको हम लोग क्वैक्स बोलते हैं, जी जी जी, वो मिल जाते हैं, जी, जी। जो कई प्रकार की चिकित्सा पद्धति से ये बोलते हैं कि ये इससे 100% रिजल्ट होगा, आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं उस पर तो मैं नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा सर कि इस तरह के केसेस जब आपके पास आते हैं तो क्या आपका क्या उसमें अनुमान रहता है कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आते हैं? क्योंकि वो पूर्णतः, जैसे विपिन ने भी बोला कि बार बार हो जाता है, तो क्या ऐसा तो नहीं वो इसी तरीके के ऑपरेशन कराते हैं? नहीं, ये कहना बहुत सही है डॉक्टर स्वप्निल कि मेरी ओपीडी में यदि जब मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो हफ्ते में 4 से 5 पेशेंट मेरे ऐसे आते हैं जो क्वैक, यानी जिन्हें कि हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, जो जगह जगह गली मोहल्लों में क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं और इलाज करते हैं और इंजेक्शंस लगाते हैं। उनको कहते हैं कि वो लोग इंजेक्शन, उनका हर रामबाण इलाज होता है इंजेक्शन लगाना। और ऐसे में क्योंकि ये काफ़ी स्क्लेरोटिक एजेंट रहते हैं, काफ़ी अल्कली रहता है और ये काफ़ी एनल कैनाल को डैमेज कर देते हैं, तो मेरा दूरदर्शन के सभी अपने मित्रों से ये कहना है कि आपको कभी भी यदि गुदाद्वार से संबंधित ऐसी कोई समस्या हो तो प्रॉपर किसी सर्जन्स को या प्रॉपर किसी प्रोक्टोलॉजिस्ट को या किसी प्रॉपर कोलोरेक्टल सर्जन्स को अवश्य दिखाएं। वो आपकी समस्या का निदान प्रॉपर रूप से करेगा, बनिस्बत कि हम अपनी इस समस्या को किसी झोला छाप डॉक्टर से लेके करें। बिल्कुल। और एक कॉलर अशोक जी जुड़े हैं जबलपुर से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ लें आप अशोक जी। जी अशोक जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ। जी जी, आप प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लें जी। अक्सर 60 साल की उम्र के बाद लोगों को गुदाद्वार का मार्ग बढ़ जाता है और कुछ मांस आ जाता है, तो उसके आने का क्या कारण हो सकता है? इसका क्या उपचार हो सकता है? उनको क्या सावधानी रखना चाहिए? जी 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 अशोक जी, जो आपका क्वेश्चन है जिसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि गुदाद्वार बाहर आ जाता है, तो मैं डॉक्टर स्वप्निल से यही चर्चा कर रहा था कि ये एक अनक बीमारी होती है जिसको कि कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ का बाहर आ जाना। जैसा आपने कहा कि 60 साल की उम्र में बाहर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि गुदाद्वार का बाहर आ जाना, रेक्टल प्रोलैप्स। अर्थात यदि गुदाद्वार बाहर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो स्फिंक्टर है वो कहीं ना कहीं किसी हालत में कुछ डैमेज हो गया है, उसमें टोन नहीं है। टोन न होने के कारण हमको यह देखना पड़ेगा कि ये प्रोलैप्स, यानी कि जो गुदाद्वार बाहर आ रहा है, ये पार्शियल प्रोलैप्स है, यानी कम श्रेणी का प्रोलैप्स है, या टोटल प्रोलैप्स है, कंप्लीट प्रोलैप्स है, जिसमें कि पूरा लेयर्स गुदाद्वार की बाहर आ रही है। इसको देखने के पश्चात हम यह निर्णय लेते हैं कि इस मरीज को कैसे उपचार किया जाए, क्योंकि शुरुआत में ऐसा नहीं है कि हम सारे मरीज को पहले ऑपरेशन करना पड़ता है। हमें यह देखना पड़ेगा कि उसकी जो कार्यशैली है, भोजन शैली है, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, उसको कुछ हम विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं जिसे कि पेरिनियल एक्सरसाइज बताते हैं, जिसको करने से उसमें हम ताकत देने की कोशिश करते हैं उसके एनल स्फिंक्टर को, ताकि यह जो गुदाद्वार बाहर आ रहा है वो कम से कम आए। लेकिन यदि किसी कारणवश यदि हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमारे पास में डेफिनेटली आज की तारीख में सर्जरी के रूप में, चाहे वो पेट के माध्यम से की जाए, चाहे वो गुदाद्वार के माध्यम से की जाए, वो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं कुछ ये इक्विपमेंट भी अपने साथ में लेके आया हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप ये देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से हम जब गुदाद्वार के अंदर से ही यदि हम इस इंस्ट्रूमेंट को डालें और उसको गुदाद्वार के अंदर से ही उसको हम ताकत प्रदान करते हैं ताकि वह गुदाद्वार बाहर ना आ पाए।
इसके अलावा यदि हम पेट के माध्यम से जाते हैं तो आजकल लेप्रोस्कोपिक विधि के माध्यम से भी हम करते हैं, जिसे कि हम सूचर रेक्टोपेक्सी कहते हैं या मैश रेक्टोपेक्सी कहते हैं। तो इस प्रकार का उपचार करके हम काफ़ी हद तक इसका निदान कर पाते हैं। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि गुदा द्वार आपका बाहर आ गया है, या जब भी आप मल निष्कासित करते हैं तो आपको लगता है कोई चीज़ पूरी बाहर आई है और फिर थोड़ी सी वो अंदर खिंचती है, पूरी तरीके से नहीं जा रही है, तो एक बड़ी समस्या है और इसका पूर्णतः निदान मुमकिन है। जैसा डॉक्टर राजीव सर ने बताया कि कई तरीके के ऑपरेशन सब अवेलेबल हैं जो इसको पूर्णतः ठीक करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं इस बीच में, आकांक्षा जी हैं रायपुर से। आकांक्षा, अपना प्रश्न पूछ लें आप डॉक्टर राजीव शारदा सर से। जी आकांक्षा, अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आकांक्षा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है शायद? हेलो सर। हाँ आकांक्षा, अपना प्रश्न पूछ लें आप। हेलो। हाँ आकांक्षा, हमें आपकी आवाज़ आ रही है, अपना प्रश्न पूछ लें। डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते आकांक्षा जी। जी सर, आपको और डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर, हमको ये पूछना है कि हमारी सिस्टर हैं, 38 साल है उनकी उम्र। जी जी। सर, उनको बहुत सालों से 12-13 सालों से कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। जी सर, वो नाश्ते के समय और रात को सोते समय दोनों टाइम फल और सलाद खाती हैं और दिन में दोपहर में एक ही बार खाना खाती हैं। सर, सारे प्रिकॉशन लेती हैं, टहलती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और हल्का खाना भी खाती हैं, फाइबर और लिक्विड वगैरह भी खूब सारा लेती हैं। सर, तब भी उनको कॉन्स्टिपेशन है। सर, उन्होंने 2-3 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाया है, तो उन्होंने उनको लैक्टी हैप, लैक्टी फाइबर, नियोप्राइड, एमपीएस, ये सब दवाइयां दी हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई है। तो डॉक्टर, उनको मूवमेंट की प्रॉब्लम है, ये बोलते हैं आंतों की मूवमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम है। तो सर, ये आंतों की मूवमेंट ठीक करने के लिए कोई परमानेंट इलाज या कोई परमानेंट दवाई नहीं आती क्या? सर, ये कैसे ठीक होगा? आकांक्षा जी, ये क्वेश्चन तो जी हम लोग समझ गए आपकी बात को। बेसिकली आपकी जो रिश्तेदार हैं जिनको कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, बेसिकली शी इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि यदि हम सवेरे से रात तक भी चर्चा करें तो ये ख़त्म नहीं होगा। इसमें हमको ये सबसे पहले देखना पड़ता है कि मरीज को कॉन्स्टिपेशन किस कारण से है। क्या वह जन्मजात से है या बाद में आया हुआ है, फाइबर की कमी के कारण है, या उसको एक बीमारी होती है ओडीएस है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेटरी सिंड्रोम्स हैं, उसके कारण तो नहीं है। तो इसका जब तक कि मरीज का पूर्ण तरह से अच्छे से हम इसका निरीक्षण नहीं कर लेते, और उसके बाद में हमें कुछ डेफिनेटली टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो इन टेस्टों के माध्यम से हमें, जिसमें एक एमआरआई भी होता है, डिफिकोग्राम भी होता है, एंट्रोक्लाइसिस भी होती है। तो ये सभी चीज़ें करके और एनोरेक्टल मैनोमेट्री भी करते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के गुदा द्वार के प्रेशर्स को भी देखते हैं कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। इस प्रकार एक काफ़ी प्रक्रिया है, लेकिन यदि हम इन प्रक्रियाओं को पालन करें तो हमें कारण पता चल सकता है और उसके अनुरूप हम उसका इलाज कर सकते हैं। सर, एक बड़े आम समस्या जो आपने भी बोला, जिसके बारे में एक आम व्यक्ति को पता होना चाहिए, वो पिलोनाइडल साइनस। जी। अगर वो आप समझा पाएँ और उसका क्या निदान है, उसमें किस प्रकार से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो बीमारी वाकई बहुत दर्द वाली होती है और उसमें बार बार रिकरेंस भी होता है। जी डॉक्टर स्वप्निल, ये सवाल काफ़ी अच्छा है कि पाइलोनिडल साइनस बेसिकली ये सेकंड डिकेड से लेके थर्ड और फोर्थ डिकेड की डिजीज़ है, यानी कि 20 से 40 साल के बीच में ये डिजीज़ काफ़ी कॉमन रहती है। ये पीछे के हिस्से में होती है। यूजुअली मरीज समझते हैं कि ये फिशुला है, ये सैक्रोकॉकिजियल रीजन जो बैक हमारा बॉटम के ऊपर का हिस्सा और नीचे टेल बोन के ऊपर एक पिट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और उसके कारण इन पे रिकरेंट पस डिस्चार्ज आ जाता है। यूजुअली पिलोनिडल साइनस का जो कारण रहता है, या तो डीप एनल क्लेफ्ट हो गए हैं, या पिट्स हो गए हैं, या बाल अंदर चले जाते हैं। आज की तारीख में क्योंकि हमने देखा है कि हमारे बच्चे सारे जो होती है काफ़ी लंबे टाइम तक कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, लगातार सीटिंग आवर्स में बैठते हैं, तो उसके कारण फ्रिक्शंस होता है और यूजुअली बाल अंदर चले जाते हैं, उसके कारण ये पाइलोनिडल डिजीज़ हो जाती है। सर, एक संक्षिप्त में, कुछ समय का अभाव है, तो मैं चाहूँगा कि आप संक्षिप्त में दें कि जो आपने बोला ट्रीटमेंट लेज़र है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उससे कितना पेशेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है, अगर आप वो हमें बता पाएं। यह मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि इसी से संबंधित हमने एक कार्यशाला का आयोजन 21 तारीख को भोपाल में किया है, जिसमें हम एक प्रशिक्षण कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें पाइलोनिडल साइनस का ट्रीटमेंट हम लेज़र विधि से, दूरबीन विधि से, जैसा मैंने कहा कि इस शताब्दी में काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं और नए नए टेक्नोलॉजी जैसे आती जा रही है। पहले पाइलोनिडल साइनस का ट्रीटमेंट केवल सर्जरी होता था,
अब हम इस छोटे से छेद में भी एंडोस्कोप डालते हैं, इस छोटे से सेज में हम लेज़र से एब्लेट करते हैं। लेज़र बेसिकली एक एनर्जी सोर्स होता है जो एब्लेशन में काम करता है। जी, तो इसमें जो लेज़र से एक आम व्यक्ति को उसके लिए क्या क्या अनुभव है आपका कि उसमें कितना अंतर पड़ जाता है एक आम सर्जरी और लेज़र में? यदि हम कहें कि यदि लेज़र सर्जरी है, बेसिकली लेज़र सर्जरी का मतलब हो गया एक MIS यानी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, यानी शरीर में कम से कम छेद करना। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो हम अपने कार्य पे जल्दी जा सकते हैं, ब्लड लॉस नहीं होता, पेन नहीं होता, सवेरे से ऑपरेशन करते हैं, रात तक या अगले दिन तक हम 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो डेफिनेटली फ़ायदे तो काफ़ी हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव शारदा सर, आप यहाँ इतने अल्प समय में आपने इतनी अच्छी जानकारी साझा की और इतने अच्छी तरह से आपने बताया सब दर्शकों को। हमें विश्वास है कि आपको, हमारे दर्शकों को उससे अवश्य फ़ायदा मिलेगा। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर स्वप्नील एवं दूरदर्शन के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंग में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।